हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल क्लेमिस्ट्री, जहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे बहुत ही इजी वे के अंदर। पर उसके पहले हम लोग जो हमारा सेशन चल रहा था, हमारे जो क्लास 12 के सैम्पल पेपर आए थे सीबीएसई के, जरा उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने इसके पहले ए बी और सी वाला जो सेक्शन है वो सॉल्व कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेक्शन डी, जहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये वाले जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये आने तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, परंतु ये दो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो होंगे ये केस स्टडी वाले होने वाले हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के दो क्वेश्चन केस स्टडी, और केस स्टडी वाले क्वेश्चन में जनरली होता ये है कि आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी ज़्यादा चेक किया जाता है, और साथ ही साथ आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उस हिसाब से आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। पर अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि केमिस्ट्री का यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करने वाला कोई सवाल उठता नहीं है, वो इंग्लिश की बात होती है यहाँ पर। इस वजह से कई बार पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर या पूरा जो टॉपिक है वो पढ़े बगैर भी आप लोग आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को समझ में आई। एक ये समझ में आया कि भैया यहाँ पर ये सारे के सारे एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या सिर्फ सिंपल से बोला जाए कि जो कॉम्प्लेक्स आयंस यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, और उन सभी का दे के रखा हुआ है वेव नंबर। और जैसे अगर वेव नंबर दिख गया तो वेव नंबर के रिगार्डिंग आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 अपॉन में लैम्बडा। ये वाली कहानी आ गई। और साथ ही साथ में एनर्जी की बात की गई है, तो भैया अगर एनर्जी की बात की गई है तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू एच न्यू। और जहां पर अगर न्यू की बात करते हो तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी लैम्बडा आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा। सी लैम्बडा बोलो, सी बाय लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखकर इतना कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये बोल के रखा है कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो ऑब्वियस बात है आपके पास में कलर जो रहता है वो ट्रांजिशन को शो करते हैं, डिफरेंट कलर ट्रांजिशन शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है। ठीक है भैया, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G से EG लेवल। ठीक है, अच्छा ये T2G से EG लेवल पे मूव करना आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ होगा। ये आपके पास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो रहता है ना, ये उसके रिगार्डिंग आप लोगों का टॉपिक रहता है। थोड़ा सा अभी भी मैं इसको समझा दूंगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद में ये बोलता है विच इज कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ द कलर एब्जॉर्ब, यहाँ पर वही कलर निकलने की बात कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए जो डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, ऐसे इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद में जब इस तरह से 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इनका जो एनर्जी लेवल सेम होता है। सेम एनर्जी लेवल को कहा जाता है डी जेनरेसी। और उसके बाद में होता क्या है कि जब कभी भी ये लोग डी जनरेसी लॉस करते हैं, ठीक है, बिकॉज लिगेंड्स की वजह से, कोई भी लिगेंड्स जब इसके पास आता है ना तो ये डी जनरेसी लॉस करता है, और जो इनका सेम एनर्जी लेवल है वो दो डिफरेंट लेवल में बढ़ जाता है। ठीक है, जिस वजह से ये जो नीचे वाला एरिया होता है दैट इज कॉल्ड T2G एंड दिस वन इज कॉल्ड EG। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो T2G से EG हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या बोल के रखा हुआ है कि यहाँ T2G से EG यहाँ पे ट्रांसफर आपके पास में ये करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है, तो सीधा मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। तो क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हो तो क्वेश्चंस पे आपके पास में ये दे के रखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर वो देख रखा है आउट ऑफ द लिगेंड A B C and D विच लिगेंड कॉजेज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड वाई। ये जो आपके पास में लिगेंड्स का क्या, A B C and D वाला, तो इनमें से किसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो यार, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का सीधा सा मतलब यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो वो होता है आपके पास में एनर्जी। ये फील्ड स्प्लिटिंग अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि ये आपके पास में जो ये 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये 5 ऑर्बिटल्स जब डीजेनरेसी लॉस करते हैं तो डीजेनरेसी लॉस करने की वजह से, अच्छा इसमें भी ये याद रखना कि दो अलग अलग शेप होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल सपोर्टिव है, इस वजह से बना रहा हूँ, टेट्राहेड्रल में डायग्राम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा T2G, यहाँ पर चल रहा है EG, और ये वाला जो आपके पास में जोन होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बनाता हूँ, ये आपके पास में क्या होता है, ये वाला जो एनर्जी का जोन है ना, इसे ही क्या कहा जाएगा आपके पास में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाएगा।
तो ऑब्वियस बात है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका ये स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा। तो साफ साफ देख लेते हैं भैया, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एनर्जी दे के रखी 314 दे के रखी, किस लिगेंड के लिए? डी वाले लिगेंड के लिए। तो इस तरह से आप सीधा सीधा बता सकते हो क्या कि भैया जो आपके पास में एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्प्लिटिंग के। तो भाई साहब जो आपके पास में जितना ज़्यादा एनर्जी कंटेन करेगा उतना ज़्यादा वो स्प्लिट हो जाएगा। तो बस ये हो गया ए वाला आंसर। उसके बाद में अगला दे के रखा हुआ है, विच ऑफ द टू ए एंड डी विल बी वीक लिगेंड। ठीक है, अच्छा वीक लिगेंड। अब यहां पर सीधी सीधी तुमको एक मैं रिलेशन बनाकर बताता हूं जो तुम लोगों के लिए बहुत इजी कर देगा क्वेश्चन को। याद रखना, अगर आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है, तो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अगर ए और डी का कंपैरिजन किया जाए तो डी में हम लोगों ने देखा एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो स्प्लिटिंग भी सबसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी सबसे ज़्यादा। पर ए वाले की बात की जाए, सबसे कम वेव नंबर, सबसे कम एनर्जी। सो फॉर दैट रीज़न हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ए की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, और इस वजह से वो क्या है? ए आपके पास में वीक लिगेंड है। तो ये लो, ये वाला क्वेश्चन हो गया डन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोलता है, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी वॉयलेट इन कलर। आपके पास में है CrA63 नेगेटिव, CrB63 पॉजिटिव एंड वाई। अगर ये 570 नैनोमीटर यहाँ बोलता है, अगर ये 560 से 570 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व्ड इज वॉयलेट। अगर आपके पास में 560 नैनोमीटर से 570 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट रेज होगा ये इसे एब्जॉर्ब करेगा, तो इस कंडीशन पे ये क्या करता है? वॉयलेट कलर आप लोगों को देता है। ठीक है, ये वाली बात करके रखी गई है। हाँ तो ठीक है भैया, कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सीधा सीधा से क्या कर देना है, इसके लिए इसको सॉल्व कर देना है। भैया वेवलेंथ दे के रखी हुई है, उस वेवलेंथ के बेसिस पर आप लोग इसको सॉल्व करो, आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, इसने ये क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ, पहली वाली वेवलेंथ दे के रखी हुई है आपके पास में 560, और दूसरी वाली जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 570। वेव नंबर होता है आपके पास में न्यू बार, फॉर्मूला होता है मेरे पास में 1/λ। सो अब यहाँ पर आप जैसे लैम्बडा की वैल्यू पुट करोगे ना, तो लैम्बडा की वैल्यू पुट करने से आपके पास में क्या हो जाएगा? वेव नंबर्स आ जाएंगे, वो भी किस में? नैनोमीटर्स में। और जो वेव नंबर्स आएंगे ना, वो सॉरी नैनोमीटर बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा। वेव नंबर्स आएंगे ना, उसको इस रीडिंग से हम लोग मैच करवा देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी, तो एक हो जाएगा वेव नंबर 1/560 और दूसरा हो जाएगा 1/570। ठीक है भाई साहब, ये इतनी सी कहानी रहेगी और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर आपके पास में आंसर आएगा 17,830, और दूसरी बार में आपके पास में वेव नंबर जो सेकंड वाला है वो निकल कर आ रहा 13,640, ये वाली निकल कर आपके पास में आ गई। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर दोनों के लिए वैल्यू निकल कर आपके पास में आ गई है, दोनों के लिए वैल्यू निकल कर आ गई, और यही तो हम लोग को बताना था। विच ऑफ द कॉलिंग्स विल बी वॉयलेट कलर, यहाँ पर ये बोल के रखा हुआ था। तो भाई साहब दोनों हमारे पास में क्या हो रहा है? वॉयलेट कलर। क्यों? क्योंकि ये 560 और 570। अब देखो ए वाले का वेव नंबर कितना आ रहा है? 13,640, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 13,640। बी वाले का वेव नंबर कितना आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास में 17,830, और यहाँ पर भी वही 17,830, ये वाली वैल्यू आ गई। तो बस हो गया सॉल्व, इतना ही करना था आपके पास में। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स को शो कर देगा, कलर शो कर देगा जिसको बोला जाए तो। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द लिगेंड CrA63 नेगेटिव एंड CrC63 पॉजिटिव, है ना? ये वाली कहानी दे के रखी हुई थी। अब देखो क्रोमियम की अगर आप बात करते हो ना, तो क्रोमियम इन जनरल केस हमेशा क्या होता है आपके पास में? +3 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सेकंड वाले से मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, वो आपके पास में ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें क्या बोल के रखा है? ये जो लिगेंड है वो क्रोमियम कैसा है? +3 आयन पे। और क्या क्या लिगेंड है मेरे पास? वाटर है, साइनाइड है, क्लोराइड है और अमोनिया।
अमोनिया भैया NH3 हमारे पास में होता है न्यूट्रल, और वाटर हमारे पास में जो H3 होता है वो भी हमारे पास में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ये आपके पास में कहानी दे के रखी गई है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द लिगेंड्स, कौन कौन सा ए और सी वाला हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बात करते हो सी वाले की तो सी वाला बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये Cr C6 3 पॉजिटिव की, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने सपोज यहाँ पर रख दिया अमोनिया CrNH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी न्यूट्रलिटी 0 होने की वजह से क्रोमियम कैसा रहेगा, क्रोमियम +3 पर आता चले जाएगा आपके पास में। और उसी तरह से अगर इस वाले की बात करते हो तो यहाँ पर है आपके पास में क्रोमियम। ठीक है, अब ए वाले पर क्या रख दोगे, सपोज आपने यहाँ पे क्लोरीन रख दिया Cl6 रख दिया, और ओवरऑल चार्ज -3 बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि ये होगा आपके पास में +3 -6, ऑब्वियस बात है कितना आंसर आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। तो बस रे भाई साहब, तो बस अगर ये इस तरह से कंपाउंड आपके पास बन गया तो अब इसका मैं फटाफट से नाम रख देता हूँ और हमारा काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नाम रखने पर आते हैं। अगर आपके पास में कंपाउंड हुआ कुछ इस तरह का, कंपाउंड नंबर 1 जिसको कहा गया है CrCl6, और यहाँ पर आया है 3 नेगेटिव, अगर इस तरह का कंपाउंड हुआ तो इसका नाम होता है हमारे पास में 6 क्लोरीन की वजह से हेक्सा CHLORO। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में, हेक्सा क्लोरो। अब यहाँ पे आपके पास में आपको पता होना चाहिए, जब इस तरह से नेगेटिव चार्ज आता है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो इसका नाम क्लोरो से बदलकर क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोराइडो। और साथ ही साथ में क्या है, क्रोमेट है CHROMATE, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में क्रोमियम की कितनी आई थी, 3, वो कंफर्म दे के रखा था, और आयन होने की वजह से एंड में लिख देंगे हम लोग यहाँ पे आयन। और दूसरी तरफ आपके पास में क्या दे के रखा हुआ है, अमोनिया दे के रखा हुआ है, और ओवरऑल चार्ज कितना था, +3, और यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका पड़ जाएगा हेक्सा अमाइन। ठीक है भाई साहब, क्या पड़ जाएगा, हेक्सा अमाइन। और उसके बाद में क्या आ जाएगा इसका नाम, इसका नाम आ जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्रोमियम। डिफरेंस समझ रहे हो यहाँ पे, एक तरफ क्रोमेट लिखा हुआ है बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, एक तरफ क्रोमियम लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव है। तो इस वजह से नाम में थोड़ा सा चेंज आया है आपके पास। और अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो वो वापस से 3 है, और यहाँ पर इसका क्या है, ये आयन है, तो इस वजह से मैंने इसको लिख दिया आयन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया डन। नाउ बात कर लेते हैं भैया अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और इस तरह के एनवायरनमेंट फ्रेंडली टाइप के, या बोला जाए ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना आजकल कुछ ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आप लोगों को रेडी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के पास बनने लग जाएंगे। अब फटाफट फुर्ती से जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, द लेड एसिड बैटरी रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी। हाँ भैया, हमको पता है कि लेड एसिड बैटरी सबसे पुरानी रहती है। बैटरीज कैन बी फाउंड इन अ वाइडली वैरायटी एप्लीकेशन, छोटे स्केल पर बड़े स्केल पर सब जगह उसका यूज करते थे, पावर्स के लिए इसको यूज करते थे। स्पंजी लेड एक्ट एज अ एनोड। ओके भाई साहब, लेड स्टोरेज बैटरी की बात की गई है तो इसमें जो फुसफुस आई है स्पंजी लेड है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और लेड डाइऑक्साइड कैथोड की तरह बिहेव करता है, और एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज किया जाता है। और हाफ सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज सेल आर दिस। ओके ठीक है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो गई। कैथोड और एनोड की रिएक्शन इन्होंने दे के रखी है। देयर इज नो सेफ वे टू डिस्पोज ऑफ बैटरीज अप इन लैंडफिल्स। हाँ, ये वाली सबसे ज़्यादा समस्या ऑब्वियस बातें होती ही है कि ये जो आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी होती है बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब इसको रिसाइकल करा जाता है ना, तो इसको जब जलाया जाता है, इसको डिस्पोज करा जाता है, तो इसमें से निकलने वाला लेड का जो धुआं होता है वो लेड ऑक्साइड लोगों के गले में जमना चालू हो जाता है, जो लोग उस फील्ड पे काम करते हैं। तो मतलब खतरनाक वाली चीज़ है। फिर ये बोलता था कि इससे बचने के लिए हम लोगों ने कोई ग्रीन सोर्स एनर्जी सस्टेन करने वाली बैटरी लेनी है। ठीक है, और कन्वेंशनल मीन्स रिमेन्स रिलेवेंट
फ्यूल सेल इसका एक बहुत अच्छा हमारे पास में रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन का इमिशन कहाँ क्या सॉरी कार्बन इमिशन बोल रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ पे जो कार्बन का इमिशन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसका जो मेन कंपोनेंट है वो कोई फॉसिल फ्यूल ना होते हुए वाटर होता है। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता नहीं है। पर बोलता है प्रॉब्लम विद द फ्यूल सेल एट प्रेजेंट इज द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्टोरेज हमारे पास दिक्कत वाला है काम, क्योंकि ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोजिव होता है। करंटली अमोनिया एंड मेथेनॉल आर बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फ्यूल सेल। अब जैसे बात बोली जाती है कि भैया जो पानी से बनाने वाला काम होता है, परंतु अभी करंटली हम लोग उसको इतना ज़्यादा स्टोरेज वाले काम पे नहीं आ पाए हैं, सो अभी इसको यूज़ किया जा रहा है सोर्स में क्या क्या, आपका जो मैथनॉल होता है या जो अमोनिया होता है इसको। फिर बोलता है दीज आर ऑप्टेन इंडस्ट्रियली सो एड टू द इन्वायरमेंटल इशू इफ द प्रॉब्लम विद स्टोरेज हाइड्रोजन इज ओवरकम इज इट स्टिल अ ग्रीन फ्यूल। तो बोल रहा है कि भाई साहब अगर यहाँ पे जो तुम बोलते हो कि भैया हाइड्रोजन को स्टोर करना दिक्कत वाला काम है, तो अगर उस चीज़ का सॉल्यूशन बन जाता है तो क्या स्टिल ये यहाँ पे ग्रीन फ्यूल होगा। डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, पता ही है भाई साहब यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, डज नॉट एग्जिस्ट its own, so need to be extracted from the water using the electrolysis or separated from carbon fossil fuels। तो दो तरीके से आप इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, या तो पानी में इलेक्ट्रोलिसिस कराकर, या फिर जो आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक वाले, कार्बन मतलब जो तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह होता है उसमें से। बोथ ऑफ द प्रोसेस रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑब्वियस बात है भैया ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, विच इज़ करेंटली मोर देन दैट गेन फ्रॉम हाइड्रोजन इटसेल्फ, जिसके अंदर अब देखो कहानी ऐसा है कि यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप 100 रुपये का सामान लाकर उसको पूरा गिफ्ट रैप करके और ये वो फलाना ढिकाना सब कुछ कर कुरा के, ठीक है, उस सामान को जब आप बेचने जाते हो तो उसकी कीमत तो भैया सिर्फ हम लोग को 90 रुपये ही मिल पा रही, मतलब अल्टीमेटली हम लोग लॉस पे जा रहे हैं, वो सामान का वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात बोल के रखी है। इन एडिशन दिस एक्सट्रैक्शन टिपिकली रिक्वायर्स यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन खुद तो ऐसा फ्री स्टेट पे नहीं मिलता है, किसी के साथ में जमा हुआ होता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल का मतलब वही पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है भैया यहाँ से फिर से पॉल्यूशन जनरेट होगा, तो स्टिल हाइड्रोजन गैस को या हाइड्रोजन फ्यूल को एज अ ग्रीन फ्यूल तो अभी नहीं मान सकते हैं। फिर ये बोलता है डिस्पाइट द प्रॉब्लम ऑफ नो गुड मीन्स टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन, इट इज यूनिकली अबंडेंट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी परफेक्ट फॉर आवर फ्यूचर जीरो कार्बन नीड्स। अच्छा, ये वाला तुम्हारा सीधा सीधा रिलेट कर रहा है वो जीरो कार्बन इमिशन, जब बात की गई है भैया कि भैया हमारे भारत को जीरो कार्बन इमिशन बना दिया जाएगा कंट्री 2050 तक, तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसमें यही था कि भैया हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करो, पर उसको भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉसिल फ्यूल लगते हैं, तो वो भी पूरी तरह से ग्रीन फ्यूल नहीं है, ऐसा वैसा ये बहुत सारी कहानी चल रही थी, तो उसी कहानी को यहाँ पे बता के रखा है। अब उसी के रिगार्डिंग हम लोगों के पास में पहला क्वेश्चन हम लोग को ये पूछ के रखता है, जहाँ पर बोलता है कि हाउ मैनी कूलम्स have been transferred from anode to cathode in order to consume 1 mole of sulfuric acid during the discharging of lead storage battery। ये जो lead storage battery बनाई थी ना, तो यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने कुलम्स ऑफ, ये वाला देखो ये कैथोड एनोड की रिएक्शन है ना, यही वाली रिएक्शन से ही सामने वाले को समझाना है कि सल्फेट आयन को जब आप लोग यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे थे, तो कन्वर्जन करते टाइम पे यहाँ पे कितना आपके कुलम वहाँ पे रिक्वायरमेंट चल रही थी, या कितने कुलम की रिक्वायरमेंट आपके पास में हो रही थी। ठीक है, अब इजी सा है, देखो भाई कितना इजी सा है, तुम लोग को बता दिया जाए। अगर आप बात करते हो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर भी आपके पास में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी बेसिस पर तो हम लोग के पास में आंसर बन जाएगा। आपके पास में वो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन असल में क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है, वो एक नहीं है, वो 1 मोल और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम लोग को ये पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम्स। तो बस इसी से आप लोग के पास में आंसर आपका रिलेट हो जाएगा और इसी से हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास में मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज़ करना है तो उतने ही मोल आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैराडे वो यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा ये लिख तो दिया, हाँ, यहाँ पर आपको उतने ही फैराडे, जैसे 1 मोल होगा तो 1 मोल फैराडे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, इतनी एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बस हो गया ये भी यहाँ पे डन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग अ लेड स्टोरेज सेल इफ द सेल ईच सेल डिलीवर्स अबाउट 2.0 वोल्ट। अगर हर एक सेल 2.0 वोल्ट डिलीवर करता है तो उससे कितना आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर आप गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या बोला जाए फ्री एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ना, तो गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास में एक्चुअल में क्या होती है, यूज़फुल एनर्जी फॉर वर्क होती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो मैक्सिमम वर्क डन होगा वो क्या होगा, माइनस का एन एफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये आपके पास में हो जाएगा। आपके पास में यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, या बोला जाए कितने कुलम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो 2 कुलम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो रहे थे आपके पास ट्रांसफ़र। यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये सल्फेट के लिए क्या हो रहा था, 2 कुलम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो अगर 2 कुलम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो या कुलम्स बोल रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन या फैराडे, यार वही एक बात हो जाती है। फिर यहाँ पर आ जाएगा फैराडे की वैल्यू 96500, 2 मोल्स बोलना था, मैं कुलम्स बोल रहा हूँ बार बार, 96500। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आपके पास में है 2.0 वोल्ट्स। ठीक है, सारी वैल्यू हम लोग के पास में दे के रखी हुई है, जस्ट सिंपली मैंने वैल्यू को पुट करा है, सॉल्व करा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो भैया माइनस साइन को करना है आप लोगों को नेग्लेक्ट, और आपके पास में जो आंसर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करने पर 386 और 000 जूल, तो मतलब 3,86,000, 3,86,000 ऑफ जूल्स वर्क, इतना यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उतना ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगला है आपके पास में सी वाला क्वेश्चन, जिसमें बोलता है डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट हाइड्रोजन इज़ अ ग्रीन फ्यूल, गिव यूर कमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। ओके, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इज़ अ ग्रीन फ्यूल, ये एक लाइन बता के रखी गई है, जिसमें बोला है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक ग्रीन फ्यूल है। ये पहली बात तो इन लोगों ने पूछ के रखी है। फिर बोलता है गिव यूर कमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, इसके या तो आप सपोर्ट में बोल सकते हो या फिर आप इसके अगेंस्ट बोल सकते हो, गिव योर कमेंट्स फॉर एंड द अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, कमेंट्स फॉर एंड हाँ, चलो देखो मैं दोनों तरह के स्टेटमेंट्स आपको समझा देता हूँ कि भैया बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके पास में आंसर है ये दोनों ही हो सकता है। आपके पास में इसको यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ यस, तो यहाँ पर हम यस इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है। ठीक है, और ज़ीरो कार्बन एमिशन होने की वजह से यहाँ पर कोई भी ओजोन लेयर डिप्लेक्शन वाला मैटर आता ही नहीं है, वहाँ पे कोई लफड़ा होगा ही नहीं। पर इसमें एक दूसरा वाला इशू आप लोग के पास में ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो दिक्कत वाली चीज़ है ना, वो है आपके पास में एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का। क्योंकि इस हाइड्रोजन को इसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की, और ये जो एनर्जी होती है ना, ये एक्चुअल में आती है फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिलीज़ करवा रहे हो, वहाँ पर भी आपके पास में फ्यूल्स को बर्न करना ही पड़ेगा। और अगर ये फ्यूल वगैरह बर्न होते हैं तो ऑब्वियस बात है कि इस फॉसिल फ्यूल के बर्न होने की वजह से आपके पास वापस से कार्बन इमिशन होगा, और कार्बन इमिशन से वापस पॉल्यूशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो एक हम डिप्लोमेटिक आंसर ये दे सकते हैं कि भैया ज़ीरो कार्बन एमिशन की वजह से हाइड्रोजन गैस को हम यूज़ तो कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इशू ये है कि अभी हमारे पास में इतने ज़्यादा
रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास में अभी लेस रिसोर्सेस हैं, और साथ ही साथ में हम लोगों के पास में इतनी अच्छी रिसर्च नहीं है। तो जब एक बार ये वाला इशू जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस का, अगर ये आपके पास में रिजॉल्व हो गया और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी अगर फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की, तो उसके बाद में आप इसे एज अ ग्रीन फ्यूल यूज़ कर सकते हो। वरना उसके पहले अगर आप यूज़ करते हो तो ऑब्वियस बात है ये ओजोन लेयर के डिप्लेक्ट करने में वहाँ पे अगेन अपना एक रोल प्ले करने लग जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर जैसा आंसर देना चाहो, डिप्लोमेटिक देना चाहो तो डिप्लोमेटिक दे सकते हो, यस बोलना चाहो तो यस बोलकर आप इसका आंसर दे सकते हो, और नो बोलना चाहो तो भैया नो के लिए भी आप लोग के पास में मैंने यहाँ पे पॉइंट समझा दिए गए हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या करना है। तो बस चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ एन एजेंसी फंडिंग साइंटिफिक रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट विल यू फंड एंड वाई। ओके 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 ओके, दो आपके पास में यहाँ पे कहानी दे के रखी गई है। इसमें ये बोल के रखा हुआ है कि दोनों में से अगर आपको फंड मिलता है तो आप किस में इसको यूटिलाइज करना चाहोगे, सेफ रिसाइकलिंग ऑफ लेड बैटरीज या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल्स के लिए। ठीक है, अब देखो इस तरह का जो आंसर होता है ना, इस तरह के आंसर में हम लोग जब बात करते हैं तो दो पॉइंट बता के रखे, हम दोनों को समझाएंगे। इसके अंदर सीबीएसई वालों ने पहले ही इस बात को डिफाइन कर दिया है कि सबसे पहले एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, वो मिलेगा इसकी इम्पोर्टेंस के लिए। ठीक है, दोनों की जब आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताओगे ना तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंस कैसे, जैसे आप यहाँ पर बताते हो कि भैया सेफ रिसाइकलिंग ऑफ लेड बैटरीज जब आपको करना है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेड जो होता है ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वरना एटमॉस्फेयर पे क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देना चालू कर देगा। जो लैंड फील्ड्स होती हैं, जो ज़मीन होती है, वो उसको पूरी तरह से बंजर करना चालू कर देगा, और जो जानवर वगैरह वहाँ होंगे वो भी अगर उसको खाते हैं तो उनके साथ में भी यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा। तो एक नंबर आपके पास में है किसके लिए, इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, और एक नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा कि भाई अगर तुम इसमें रिसर्च करना चाहते हो तो क्यों रिसर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों रिसर्च करना चाह रहे हो। अब कैसे आंसर दोगे, इस आंसर को भी मैं डिफाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पर सीबीएसई वालों ने खुद ने डिफाइन करके रखा हुआ है कि सबसे पहले तो उसने ये बता के रखा हुआ है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी थी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, वाइडली यूज होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिस वजह से अच्छा इसमें भी आप एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो, वाइडली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास में इजी होता है, चीप होता है, इजी टू कैरी या चीप होता है, और हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा यूज टू हैं, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। अब एक मार्क्स इंपॉर्टेंस का हो गया, और एक मार्क अब किसके लिए बताना है, रिसर्च के लिए। तो अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि भैया वाइडली यूज़ होने की वजह से इसके साथ में इशू ये है कि इसका जो रिसाइकलिंग होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, रिसाइकलिंग से पहले प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग को भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मौजूद लेड जो होता है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को ख़राब करता रहता है। फॉर दैट रीज़न आपको यहाँ पर इस वाले से 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इस वाले में 2 नंबर भी आपको इसी तरह से बताना है। कैसे बताओगे, आप हाइड्रोजन फ्यूल वाले, या बोला जाए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं ना, उसकी पहले बताओगे इंपॉर्टेंस। क्यों, आप बोलोगे हाइड्रोजन फ्यूल की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर होता है जीरो कार्बन इमिशन, और जीरो कार्बन इमिशन होने की वजह से जैसे मीथेन गैस होती है, CH4, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऐसी गैसेस रिलीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। और सेकंड पॉइंट पर हम लोग ये बोलेंगे, पर इशू यहाँ पर जो है वो क्या है, वो है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फ्यूल के लिए जो ये जो हाइड्रोजन चाहिए ना, इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत वाला काम है। 2 तरीके से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, एक तो होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से, और दूसरा वाला आपके पास में क्या होता है, जो आपके
फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, परंतु दोनों को ही एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल्स की, और ये फ्यूल्स ऑब्वियस बात है वही फॉसिल फ्यूल में से ही आप लोग बनाओगे, तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन इमिशन हो जाता है। इस वजह से हम लोगों को रिसर्च करनी होगी इस एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन को और ज़्यादा सेफ बनाने की और नई नई रिसर्च करने की। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना रहेगा। तो इस तरह से आपके 4 मार्क्स यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। 4 नंबर कैसे मिल रहे हैं आपको? 4 नंबर आपके पास में ये जो आप लोग लिख रहे हो ना आंसर, इसका रहेगा 4 नंबर। कैसे कैसे, यहाँ देख लिया ना, क्वेश्चन नंबर आपके पास में सेक्शन डी में कहाँ गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये 29 वाला था, ये सॉरी 30 वाला था ये वाला, और ये वाला था आपके पास में 29 वाला। तो 29 के अंदर आपके पास में ये 4 क्वेश्चन थे ABCD, और 30 वाले में भी थे आपके पास में ये 4 क्वेश्चन ABC एंड D। ठीक है, तो इस तरह से करना है। सी वाला ही था ये, वैसे सी वाले में या तो आप यहाँ पर कहानी बना दो या फिर यहाँ कहानी बना दो। तो आप अगर इस तरह से लिखते हो तो यहाँ से 2 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर इस तरह से लिख सकते हो तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बस इस तरह से इसके आंसर को लिखना रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो बस भैया इतना करना है, और इतना करने के साथ ही हम लोग का ये वाला जो लेक्चर है वो भी हो गया है एंड। सेक्शन डी हो चुका है एंड। अब एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, सेक्शन ई, जहाँ पर आपके पास में सबसे ज़्यादा बड़े आंसर निकल कर आएंगे, और इसमें जनरली जो केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म होते हैं, कन्वर्जन रिएक्शन, या आपके पास में जो न्यूमेरिकल पार्ट्स वगैरह होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बस अब कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ में कर दो अपने सारे कमेंट्स। और कोई भी अगर आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है जी, चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।